बिग बॉस 18 कुंडली भाग्य की श्रद्धा आर्या ने बिग बॉस के मेकर्स के सामने रखी शर्त, सुनकर फैंस के भी खड़े हो जाएंगे कान। बिग बॉस 18 टीवी का फेमस कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 17 के बाद अब हर किसी को इसके अगले सीजन यानी बिग बॉस 18 और बिग बॉस OTT 3 के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। सलमान खान के इस शो में हिस्सा लेने के लिए अब तक कई नाम सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब बिग बॉस 18 में हिस्सा लेने को लेकर एक और नाम सामने आ रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि टीवी का एक फेमस चेहरा है। सलमान के इस शो से अब कुंडली भाग्य में प्रीता का किरदार निभाने वाली श्रद्धा आर्या का नाम जुड़ रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि श्रद्धा ने शो में हिस्सा लेने के लिए मेकर्स के सामने एक ऐसी शर्त रखी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। श्रद्धा आर्या ने मेकर्स के सामने रखी ऐसी शर्त। श्रद्धा आर्या ने टीवी शो कुंडली भाग्य में प्रीता का किरदार निभाकर घर घर में अपनी खास पहचान बनाई है। वहीं अब खबर आ रही है कि श्रद्धा आर्या सलमान खान के शो बिग बॉस 18 में भी नजर आ सकती हैं। टेली चक्कर की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में श्रद्धा आर्या को एक इवेंट में स्पॉट किया गया था। इस दौरान श्रद्धा से पेप्स ने बिग बॉस 18 या बिग बॉस OTT 3 में हिस्सा लेने को लेकर सवाल किया। इस पर एक्ट्रेस अपनी एक ऐसी शर्त बताई जिसे सुनने के बाद भी सोच में पड़ जाएंगे। श्रद्धा आर्या ने कहा कि वो उस वक्त सलम न के शो में हिस्सा लेंगी जब उनकी ऑन स्क्रीन बहन अंजुम उनके साथ जाएंगी। बता दें कि अंजुम ने कुछ महीनों पहले ही शो को छोड़ दिया है। इसके बाद भी श्रद्धा आर्या उनके साथ जाना पसंद करेंगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं श्रद्धा। बता दें कि श्रद्धा आर्या कई टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं। वो अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रहती हैं। फैंस भी श्रद्धा की नई तस्वीरों को काफी पसंद करते हैं। ऐसे में अगर श्रद्धा बिग बॉस 18 में नजर आएं तो फैंस को उन्हें सलमान के शो में देखना काफी दिलचस्प होगा। आप किसी दिन कह दें कि हम तुम्हें। HC में केजरीवाल ने जब रखी अपनी बात। नई दिल्ली। शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एड की हिरासत में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दिन कह दें कि हम तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास गिरफ्तारी का अधिकार है। लिहाजा गिरफ्तारी की चाहत को पूरा करने के लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल के पक्ष में जोरदार दलीलें दी। उन्होंने कहा, प्रोसिक्यूशन का केस शुरू हुआ अगस्त 2022 में और मुझे पहला समन आया अक्टूबर 2023 में। सहयोग नहीं करना, इसका जांच एजेंसी हाल के दिनों में बहुत दुरुपयोग कर रही है। ये कह सकते हैं कि सिंघवी चूंकि तुम अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार नहीं कर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या ये सही होगा? अगर ये मेरी भूमिका की भी जांच करना चाहते हैं तो भी चुनाव के 2 महीने पहले गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? यहाँ तक कि अभी इन्हें मेरी भूमिका को लेकर स्पष्टता नहीं है, संदेह है। ऐसा क्या है जो गिरफ्तारी के बिना नहीं हो सकता? केजरीवाल के वकील की दलील अभिषेक मनु सिंघवी बुधवार को दिल्ली के CM केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए। सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा, PMLA के सेक्शन 50 के तहत किसी बयान के बिना गिरफ्तारी की गई। साफ लग रहा है कि वो उन्हें और उनकी पार्टी के लिए मुश्किल करना चाहते हैं। गिरफ्तारी से पहले 3 चीज जरूरी है: मटेरियल इन पोजीशन, विश्वास करने का कारण और दोषी। केजरीवाल को पिछले हफ्ते गिरफ्तार करने का क्या कारण था? ऐसा क्या था जो ये बिना गिरफ्तारी की नहीं कर सकते थे? सिंघवी ने आगे कहा कि चुनाव के कुछ समय पहले सिटिंग CM को गिरफ्तार कर लिया गया। लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर चुनाव बहुत जरूरी है। आचार संहिता लगने के बाद ये गिरफ्तारी सिर्फ उन्हें, अरविंद केजरीवाल, चुनाव प्रक्रिया में रोकने के लिए है। ईडी की रिमांड को चुनौती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय ED की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG SV राजू कोर्ट में पेश हुए, जबकि CM केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में मौजूद थे। ASG SV राजू ने प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ CM केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने ED के रिमांड को भी चुनौती दी है। रिमांड अवधि 28 मार्च तक है। हम रिमांड के मसले पर बुनियादी स्थिति कोर्ट से तय करवाना चाहते हैं, उस पर किसी से जवाब की जरूरत हो नहीं है। वहीं ईडी की ओर से पेश हुए ASG SV राजू ने मुख्य याचिका पर जवाब के लिए 3 हफ्ते और अंतरिम राहत याचिका पर उचित समय दिए जाने की मांग की। केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने अंतरिम याचिका पर बुधवार को ही सुनवाई करने की मांग। राहुल गांधी की चूक ममता के लिए बन गई अब बड़ी चुनौती। PM मोदी ने रेखा पात्रा को यूं ही नहीं बना दिया चुनावी चेहरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक चूक पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। PM मोदी की लीडरशिप में पूरी बीजेपी अब राहुल की उस चूक को आधार बनाकर पश्चिम बंगाल का रन जीतने में जुटी हुई है। इसी रणनीति के तहत PM मोदी ने आज बशीरहाट सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाई गई संदेशखाली पीड़िता रेखा पात्रा से फोन पर बात की और उन्हें शक्ति स्वरूपा की उपाधि दी। PM ने कहा कि वे अपने संघर्ष से बंगाल में एक नया इतिहास रचने जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा, कर दी चूक।
बीजेपी ने बंगाल में ये चुनाव दांव यूं नहीं चला है, इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी है। सबसे पहले आपको राहुल गांधी की उस चूक के बारे में बताते हैं जो अब कांग्रेस और टीएमसी दोनों के लिए गले की हड्डी बन गई है। असल में राहुल गांधी ने अपनी एक पोस्ट में मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। बीजेपी ने चालाकी से घुमा दिया अर्थ। राहुल गांधी ने इस बयान में शक्ति पावर शब्द का इस्तेमाल मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार और झूठ बोलने के आरोप के लिए किया था, लेकिन बीजेपी ने इसका अर्थ घुमाकर इसे शक्ति यानी देवी के लिए कर दिया। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता अपनी हर एक रैलियों में शक्ति को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों पर हमला बोल रहे हैं। तमिलनाडु के सेलम में हुई जनसभा में पीएम मोदी ने शक्ति भारत की आस्था और संस्कृति की प्रतीक है, ये हमारी देवियों और महिलाओं की अस्मिता का प्रतीक है। राहुल गांधी ने शक्ति को अधर्म का प्रतीक बताकर देश भर की महिलाओं का अपमान किया है। कति के विनाशक और उपासक में चुनाव। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी, उदयनिधि स्टालिन, ए राजा समेत विपक्षी नेता केवल हिंदू आस्था के प्रतीकों के खिलाफ बोलते हैं। दूसरे धर्मों के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। ऐसा करके वे हिंदू धर्म के प्रति अपनी नफरत का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव शक्ति के विनाशक और शक्ति के उपासक के बीच होगा। जनता इस चुनाव में शक्ति के विनाश की चाह रखने वालों को औकात बता देगी। बंगाल में शक्ति पर क्यों खेल रही बीजेपी? आप पीएम मोदी के इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे पर किस कदर फ्रंट फुट पर खेल रही है। पार्टी के रणनीतिकारों ने सोच विचार के बाद शक्ति को पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी स्ट्रेटजी का केंद्र बना लिया है। इसकी वजह यह है कि बंगाल के अधिकतर लोग हिंदू हैं और दुर्गा माता यानी शक्ति के उपासक हैं। ऐसे में शक्ति शब्द का इस्तेमाल कर बीजेपी लोगों को संदेश देना चाह रही है कि कांग्रेस टीएमसी हिंदुओं की आस्था, भारतीय संस्कृति और महिलाओं के विरोधी हैं और उनका नाश करना चाहते हैं। रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाकर बड़ा संदेश। अपनी इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने संदेशखाली पीड़िता रेखा पात्रा को बशीरहाट लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। रेखा पात्रा ने ही दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर संदेशखाली में लोगों की जमीनें कब्जाने और महिलाओं के यौन शोषण में शामिल टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ आंदोलन किया, जिसके बाद ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां के अरेस्ट कर लिया गया। क्या निशाने पर लगेगा बीजेपी का दांव? पीएम मोदी ने आज फोन पर बातचीत के दौरान रेखा पात्रा को जब शक्ति स्वरूपा कहा तो उनका अर्थ साफ था कि वे उत्पीड़न, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली हर एक महिला और आम लोगों के साथ बीजेपी खड़ी है। उन्होंने अपने इस दांव से ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की समर्थक भी सिद्ध करने का प्रयास किया। अब देखने लायक बात होगी कि बीजेपी का ये दांव कितना निशाने पर लगता है और वहाँ पार्टी कितनी सीटें जीत पाती है। अगर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी ने राज्य की 42 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी। इसके बाद राज्य में हुए असेंबली चुनाव में उसने 70 सीटें जीती और राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई। बॉयफ्रेंड न मिलने पर दुखी है मनीषा रानी, बोली बूढ़ी कर रहे प्रपोज। बिहार की मनीषा रानी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। झलक दिखला जा 11 जीतने के बाद हर तरफ मनीषा सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि सब कुछ मिलने के बाद भी मनीषा की जिंदगी में एक पार्टनर की कमी है। अब हाल ही में मनीषा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना दुख जाहिर करती नजर आ रही हैं। मनीषा ने वीडियो में कहा, सबका बॉयफ्रेंड है, बस मेरा ही नहीं है, बस मिलता भी है तो बूढ़ा मिलता है। मनीषा की इस वीडियो ने उन्हें दर्शकों के बीच काफी फेमस कर दिया था। सोशल मीडिया स्टार मनीषा रानी इन दिनों हर तरफ छाई हुई हैं। झलक दिखला जा 11 जीतने के बाद तो मनीषा की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए हैं। हाल ही में मनीषा ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनकी नानी उन्हें शादी करने के लिए कह रही थी। वहीं अब एक लेटेस्ट व्लॉग में मनीषा ने अपने पापा की दूसरी शादी की बात छेड़ दी है। निशा ने शेयर किया है, इस वीडियो में एक्ट्रेस ने मजाक मजाक में अपने पापा की पोल खोल दी। मनीषा ने बताया कि उनके पापा अपने लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं। पापा के सिर में बाल उगाना चाहती हैं। मनीषा वीडियो में देखने को मिला है कि मनीषा अपनी बहनों के साथ अपने गिफ्ट ओपन कर रही होती हैं। इस बीच उनके पापा प्रमोद कुमार आ जाते हैं और उनकी नकल उतारने लगते हैं। लेकिन इस बीच मनीषा भी अपने पापा से मजाक करने लगती हैं। वो कहती हैं कि उनके पापा अपने सिर पर बाल लाना चाहते हैं, इसलिए फैंस कमेंट में कोई हेयर ऑयल बताएं जिससे बाल आ जाएं। पापा के लिए लड़की ढूंढ रही मनीषा रानी। इसके बाद मनीषा अचानक से बोल पड़ती हैं कि उनके पापा दूसरी शादी करना चाहते हैं। वे कहती हैं कि मेरे पापा सिर पर बाल लाना चाहते हैं, प्लीज कोई कमेंट में बेस्ट ऑयल बताइए। पापा अपनी शादी के लिए एक सुंदर लड़की ढूंढ रहे हैं। सॉरी, लड़की नहीं, औरत, क्योंकि पापा का उम्र लड़का का नहीं रहा। अगर कोई औरत है जो मेरे पापा के साथ निभा सके तो बताइए, कमेंट या डीएम करें। मेरे पापा का नंबर है। इसके बाद मनीषा और उनके पापा गलती से अपना असली नंबर भी बता देते हैं। मनीषा के मम्मी पापा का हो चुका है तलाक। बता दें कि मनीषा रानी जब 5 साल की थी तब उनके मम्मी पापा का तलाक हो गया था। इसके बाद उनके पिता ने अकेले ही मनीषा और उनके भाई बहनों का पाला। इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने झलक दिखला जा 11 के मंच पर किया था। मनीषा ने ये भी बताया था कि वो आज भी अपनी मम्मी से मिलती हैं।
आखिर कहां गया दिल्ली शराब घोटाले का पूरा पैसा, खुलासा करेंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा करेंगे कि आखिर क्या है शराब घोटाला और उससे जुड़े पैसे कहां हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने बीते 2 साल में इस तथाकथित शराब घोटाले पर 250 से ज्यादा रेड मारी है, लेकिन उससे जुड़ा एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। ईडी ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के साथ साथ हमारे यहाँ भी रेड मारी, लेकिन पैसा मिला नहीं। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कल यानी 26 मार्च को मैं अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी। उनका शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहा है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को पत्र लिखकर कहा था कि लोगों के पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए उन्होंने क्या गलत किया। इस बात पर भी केंद्रीय सरकार ने दिल्ली के सीएम पर केस दर्ज कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली की जनता को बर्बाद करना चाहते हैं? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। सुनीता केजरीवाल ने आगे बताया कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे एक बात और कही कि ईडी ने बीते 2 सालों में 250 से ज्यादा रेड मारी है और वह लोग इस शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। सभी पर रेड मारी गई, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ भी रेड मारी गई, उसमें 73,000 रूपए मिले हैं। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को कोर्ट में बताएंगे कि इस शराब घोटाले का पैसा कहाँ है और उसका खुलासा करेंगे, उसका सबूत भी देंगे। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद जी ने कहा है कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा सबके साथ है, आंखें बंद करो तो मुझे ही महसूस करोगे। ऑन स्क्रीन भाई से इश्क, 17 की उम्र में रही लिव इन में, चंद दिनों में टूटा रिश्ता, दर्दनाक रही कांची सिंह की लव स्टोरी। टीवी दुनिया के सबसे पॉपुलर धारावाहिक और प्यार हो गया से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस कांची सिंह को भला कौन नहीं जानता। अपनी मासूम सूरत और दिलकश अदाओं से लोगों का दिल जीतने वाली कांची सिंह ने बहुत ही छोटी सी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। कांची सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी के कारण भी लाइमलाइट में रही। कांची का नाम उन दिनों काफी सुर्खियों में रहा जब उनका ऑन स्क्रीन भाई के साथ अफेयर हुआ। आज 27 मार्च को कांची सिंह अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। तो चलिए जानते हैं कांची सिंह की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। छोटी सी उम्र में कमाया नाम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी कांची सिंह ने बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। उन्होंने सबसे पहले सीरियल कुटुंब में काम किया। इसके बाद उन्होंने पाई के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। इसके बाद वह 17 की उम्र में टीवी दुनिया में वापस आई और यहाँ पर उन्होंने और प्यार हो गया टीवी शो से अपने करियर की शुरुआत की। टीवी शो में वो मुख्य किरदार में नजर आई थी और उनके अपोजिट मशहूर अभिनेता मिशकात वर्मा दिखाई दिए थे। बता दें इस टीवी शो के माध्यम से कांची को इतनी पॉपुलैरिटी हासिल हुई कि वो रातों रात टीवी की बड़ी एक्ट्रेस बन गई। ऑन स्क्रीन भाई से हुआ प्यार, इसके बाद उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया जिसमें वो गायों के किरदार में नजर आई। इसी शो में मशहूर अभिनेता रोहन मेहरा ने उनके ऑन स्क्रीन भाई का किरदार निभाया था। इस समय काम करते करते ये दोनों एक दूसरे से इश्क कर बैठे थे। खास बात यह है कि कांची सिंह केवल 17 साल की उम्र में रोहन मेहरा के साथ लिव इन में रहने लगी थी और उनके अक्सर रोमांटिक तस्वीर वायरल होती रहती थी। लेकिन दर्शकों का दिल उस दौरान टूट गया जब इनके ब्रेकअप की खबर सामने आई। ब्रेकअप पर क्या बोली थी एक्ट्रेस? कहा जाता है कि न केवल कांची सिंह और रोहन मेहरा एक दूसरे से नाराज हुए थे बल्कि फैंस भी खबर से टूट गए थे। इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई थी, लेकिन अचानक उनके ब्रेकअप ने हर किसी का दिल दुखा दिया था। जब कांची सिंह से इस ब्रेकअप पर बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना है। हालांकि उन्होंने किसी के लिए कोई शिकायत जाहिर नहीं की। एक्ट्रेस ने कहा था कि मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी में शांति है और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। बता दें कांची सिंह ने प्यार तूने क्या किया, भक्तों की भक्ति जैसे टीवी शोज में भी काम किया है। वही सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। बच्चों के लिए आलिया भट्ट का बड़ा कदम, पहली बार लंदन में होने वाले होप गाला को होस्ट करेंगी एक्ट्रेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने पर्दे पर साल 2012 में कदम रखा था। इन 12 सालों में अभिनेत्री ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और कई अवार्ड भी अपने नाम किए। आलिया ने न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना दम दिखाया बल्कि हॉलीवुड में भी धमाल कर चुकी हैं। वहीं अब एक्ट्रेस एक बार फिर विदेश में अपना और देश का नाम रोशन करने वाली हैं। दरअसल एक्ट्रेस को लंदन में अपने पहले होप गाला की मेजबानी करने का मौका मिला है। होप गाला को होस्ट करेंगी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट लंदन में अपने पहले होप गाला के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च को अभिनेत्री लंदन के मंदारिन ओरिएंटल हाइड पार्क में मंदारिन ओरिएंटल होटल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में होप गाला को होस्ट करेंगी। क्या है होप गाला? यह आलिया भट्ट की चैरिटी सलाम बॉम्बे के समर्थन में है, जो स्कूल के कार्यक्रमों और स्कूल के बाद की अकादमियों के माध्यम से मुंबई के सबसे कमजोर, जोखिम वाले बच्चों को शामिल करने पर केंद्रित है, जो उनके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करते हैं। होप गाला में भारत और लंदन के कई अमीर लोग और उद्योगपति लोग शामिल होंगे। एक्ट्रेस की आने वाली फिल्म इस बीच वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट जल्द फिल्म जिगरा में नजर आएंगी। हाल ही में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की है। बीते दिनों उन्होंने फिल्म के रैप अप की पोस्ट शेयर की थी। ये फिल्म 27 सितंबर 2024 रिलीज होगी।
इसके अलावा बैजू बावरा में नजर आएंगी। कंगना रनावत नेटवर्थ, कंगना रनौत की कमाई। कई एक्टर भी आसपास नहीं, अब मंडी से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। बॉलीवुड में अपने किरदार से प्रभावित करने वाली कंगना रनौत अब अपना राजनीतिक करियर शुरू करने जा रही हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट दिया है। कंगना का राजनीति में आना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, वे अक्सर अपने राजनीतिक विचार रखती रही हैं। पिछले साल नवंबर में ही इन्होंने पॉलिटिक्स में आने का संकेत दिया था। अपने शानदार एक्टिंग से दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ने वाली कंगना को बॉलीवुड की क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2006 में अनुराग बासु की फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में एंट्री ली थी। कंगना ने करियर के दौरान लम्हे, फैशन, राज 2, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, क्वीन, तनु वेड्स मनु, मणिकर्णिका और पंगा जैसी कई मशहूर फिल्में की हैं। आइए जानते हैं राजनीतिक दुनिया में कदम रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत कितनी अमीर हैं और एक मूवी के लिए कितनी फीस चार्ज करती हैं। पॉलिटिक्स पर खुलकर विचार रखने वाली कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल के मंडी जिले में हुआ था। उनकी मां एक स्कूल टीचर हैं और उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं। इनका परिवार पहले से ही राजनीति से जुड़ा रहा है। इनके परदादा सरजू सिंह रनौत विधायक थे। हालांकि इनके बाद कोई राजनीति में सक्रिय नहीं रहा। कंगना चंडीगढ़ से पढ़ी हैं। परिवार कंगना को डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन कंगना ने AIPMT अब नीट का एग्जाम नहीं दिया। बॉलीवुड में एंट्री। कंगना अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहती थी। इसी की हसरत लिए वो 16 साल की उम्र में ही घर से भाग गयी। शुरुआत में तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया और बिना गॉडफादर के अपनी एक पहचान बनाई। आज ये एक मूवी करने के लिए कई एक्ट्रेस से भी ज्यादा फीस लेती हैं। कितनी अमीर है कंगना? मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कंगना रनौत की नेटवर्थ करीब 95 करोड़ रुपए है। कंगना एक फिल्म करने के लिए 15 से 25 करोड़ रुपए तक लेती हैं, जिस कारण उनकी गिनती बॉलीवुड के महंगी अभिनेत्रियों में होती है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हालिया फिल्म थलाइवी के लिए 24 करोड़ रुपए वसूले थे। फिल्म के अलावा कंगना रनौत कई ब्रांड से भी जुड़ी हुई हैं। वो एक विज्ञापन के लिए 3.5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा वे एक निर्देशक और निर्माता भी हैं, जिससे भी उनकी आय बढ़ी है। हिमाचल के मनाली में कंगना के पास एक शानदार बंगला है, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा मुंबई में 5 बेडरूम का एक अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा पाली हिल में एक बड़ा ऑफिस है, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। कंगना का कार कलेक्शन। कंगना रनौत को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है। इनके पास BMW 7 सीरीज, एक मर्सिडीज बेंज GLE SUV, एक ऑडी Q3 और मर्सिडीज मेबाक S क्लास जैसी लग्जरी कार हैं। हुक्का पार्लर रेड में पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद मुनव्वर फारूकी ने शेयर की अपनी फोटो, लिखा थक गया हूँ। और पुलिस की हिरासत में मुनव्वर फारूकी को हुक्का पार्लर में छापेमारी के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया था। मुनव्वर के साथ 14 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि अब मुनव्वर को छोड़ दिया गया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि ये जमानती अपराध है, इसलिए पुलिस ने मुनव्वर को नोटिस देकर छोड़ दिया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। अब मुनव्वर ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है। मुनव्वर ने अपनी सेल्फी शेयर की है, जिसमें वो स्माइल कर रहे हैं। इस दौरान वो कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ब्लू टी शर्ट और कैप पहनी थी। फोटो में टाइम भी मुनव्वर ने शेयर किया है, सुबह के 4:55 बजे। फोटो शेयर कर मुनव्वर ने लिखा, थका हुआ हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ। मुनव्वर ने लोकेशन भी शेयर की है। उनकी यह फोटो मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। हुक्का पीते दिखे मुनव्वर। बता दें कि मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने बोरा बाजार एरिया पर स्थित हुक्का पार्लर में छापेमारी की मंगलवार रात 10:30 बजे और यह ऑपरेशन बुधवार 5 बजे तक चला। एक ऑफिशियल ने कहा, छापेमारी के दौरान हमें स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत कई लोगों को हुक्का कंज्यूम करते हुए देखा गया। हमारे पास उनका वीडियो भी है। हमने फारूकी और अन्य को हिरासत में लिया, लेकिन फिर उन्हें जाने दिया गया क्योंकि जमानती अपराध है। बिग बॉस 17 विनर मुनव्वर। मुनव्वर के बारे में बता दें कि वह बिग बॉस 17 के विनर रहे हैं। इस शो में न सिर्फ उनका गेम बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही। आयशा खान शो में आई और उन्होंने मुनव्वर पर चीटिंग और फेक प्रॉमिस का आरोप लगाया। इन सब मुश्किलों के बाद भी मुनव्वर ने फैंस का दिल जीता और वह अंकिता लोखंडे और अभिषेक कुमार को हराकर विनर बन गए। रोहित शर्मा। कप्तानी छीनने के बावजूद रोहित शर्मा आज अपने नाम करेंगे अनोखा रिकॉर्ड। IPL में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे। IPL 2024 में नीता अंबानी की मालिकी वाली मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी छीन जाने के बाद रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग IPL में अनोखा रिकॉर्ड दर्ज करने जा रहे हैं। रोहित शर्मा IPL में मुंबई इंडियंस टीम के लिए 200वां मैच खेलेंगे। IPL में 200वां मैच खेलने वाले वह पहले खिलाड़ी होंगे। इसके साथ ही वह मुंबई इंडियंस टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन जाएंगे। रोहित शर्मा बुधवार को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच में यह उपलब्धि हासिल कर लेंगे। दोनों ही टीमों को इस मैच में IPL सत्र में पहली जीत की तलाश है। दोनों ही टीमों को अपने पहले मैच में हार मिली थी। IPL के इस सत्र की शुरुआत में फ्रेंचाइजी ने टीम की कप्तानी छीनकर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को सौंप दी थी। इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।
कई प्रशंसक व क्रिकेट विशेषज्ञ इस निर्णय के खिलाफ दिखाई दिए। हालांकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ पिछले मैच में रोहित कई मौकों पर मैदान पर खेल संचालन की सूत्र अपने हाथों में लेते हुए दिखाई दे रहे थे। साल 2011 में मुंबई इंडियंस से जुड़ने के बाद से रोहित ने 199 मैचों में 29.39 की औसत व 129.86 के स्ट्राइक रेट से 5084 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 195 पारियों में 1 शतक और 34 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 109 रन का है। कई रिकॉर्ड दर्ज है रोहित के नाम। आईपीएल में कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। वह आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं। रिकी पोंटिंग से कप्तानी मिलने के बाद रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार 2013, 2015, 2017, 2019 व 2020 खिताब जीते हैं, जो आईपीएल में सबसे ज्यादा खिताब जीतने के रिकॉर्ड के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रिकॉर्ड है। वहीं रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2011 और 2013 में चैंपियंस लीग T20 खिताब भी जीते हैं। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए रोहित ने सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही है। उन्होंने 208 मैचों की 204 पारियों में करीब 130 की औसत से 5357 रन बनाए हैं। मुंबई से पहले रोहित हैदराबाद की ही अन्य फ्रेंचाइजी डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले थे। रोहित शर्मा ने 2008 से 2010 तक इस फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए 45 मैचों में 131 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 1170 रन बनाए थे। कुल 244 मैचों की 239 पारियों में करीब 131 की औसत से 6254 रन बनाते हुए रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। YRKKH अपकमिंग ट्विस्ट, पौधेदार परिवार के होश उड़ाएगी रूही, अभिरा के सामने कर देगी अरमान संग रिश्ते का खुलासा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बुधवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभिरा के कहने पर अभिमन्यु गाना सुनाएगा, लेकिन अभिरा जोर जोर से उस पर हंस पड़ेगी। इस पर अरमान नाराज हो जाएगा। अभिरा उससे माफी मांगेगी, फिर ट्रैम्पोलिन पर कूदना शुरू कर देगी। वह अरमान को भी अपने साथ बुलाएगी। इस दौरान अरमान अभिरा के सामने अपनी खुशी जाहिर करने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ही अभिरा वहाँ से भाग जाएगी। अभिरा को बचाएगा अरमान। अभिरा की मुलाकात रूही से होगी। अरमान भी अभिरा के पीछे पीछे वहीं पहुँच जाएगा। वह देखेगा कि अभिरा और रूही जिस जगह खड़े हैं वहाँ का टेंट गिरने वाला है। वो तुरंत जाकर अभिरा को बचाएगा और रूही को भागने के लिए कहेगा। हालांकि नशे की हालत में रूही समझ ही नहीं पाएगी कि उसने क्या कहा और वहीं खड़ी रह जाएगी। तभी बड़े पापा आकर रूही को बचाएंगे, जिसका रूही को बहुत बुरा लगेगा। अभिरा करेगी माधव की तारीफ। रूही नाराज होकर टेबल के नीचे जाकर बैठ जाएगी और रोने लगेगी। वहीं माधव अभिरा और अरमान से पूछेगा कि क्या वो दोनों ठीक हैं। अभिरा इस बात पर इतनी खुश हो जाएगी कि वह माधव की तारीफ करते हुए कहेगी, मधु आप कितने क्यूट हैं, हमेशा मेरी फिक्र करते हैं। माधव कहेगा कि तो वो अपनी बेटी की चिंता कैसे नहीं करेगा। इस पर अभिरा कहेगी कि अरमान आज की डेट नोट कर लो, किसी ने मुझे पहली बार अपनी बेटी कहा है। माधव कहेगा कि वो तो उसे हमेशा ही अपनी बेटी कहता है। रूही उड़ाएगी होश। माधव के जाते ही अभिरा अरमान को चकमा देकर भाग जाएगी। इसके बाद वो जलेबी लेकर रूही के पास जाएगी। वह बातों बातों में रूही को बता देगी कि अरमान और वो कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। रूही उसकी बात सुनकर खुश हो जाएगी और कहेगी कि वो भी उसे अपना एक सीक्रेट बताना चाहती है। इसके बाद रूही सबके सामने अरमान के साथ अपने रिश्ते का खुलासा कर देगी। रूही की बात सुनकर पूरी पौधेदार फैमिली दंग रह जाएगी।